जनरली ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं. अ स्कॉलर पब्लिशेस एकेडमिक वर्क, जो कि बहुत सब्जेक्ट एक्सपर्टीज वाले लोग ही पढ़ सकते हैं. अल्ट्रा प्रो टिप नंबर 3, जो पहला क्वेश्चन पूछता है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर फ्रॉम अम्बर्टो इको इज दिस. So he is using his time smartly. He is using his mental prowess, his mental powers very smartly. So these are the four ones. What are the four ones? फटाफट comment box में लिख के बता दीजिए. What are the four opinions of the major writers that are given in the chapter? अगर आपने वो four opinions याद कर लिए, part one is done. उसके अलावा कुछ नहीं है part one में, right? Now, as you can see, 2 stars. Ultra pro tip number 2, right? Ultra pro tip number 2 हमारा part 1 2 के साथ start होता है, right? So part 2, as I said, it is a detailed interview of Umberto Eco. Now Umberto Eco का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में. That this person is a scholar. He is an academic personality and he is also a writer. Now understand कि एक एकेडमिक पर्सनालिटी होने में या फिर एक स्कॉलर होने में एंड एक राइटर होने में क्या डिफरेंस है. एज अ स्कॉलर योर वर्क इज सर्कुलेटेड इन द एकेडमिक सर्कल ओनली, यानी कि बहुत कम लोग वो पढ़ेंगे. जैसे कि पीएचडी अगर कोई करता है तो उसके जो थीसिस होती है या फिर उसका जो स्टडी होती है या रिसर्च पेपर होता है वो बहुत कम लोग पढ़ेंगे, इजंट इट. तो अगर इंडिया में मैं बात करूं तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि अपना पीएचडी करके थीसिस पेपर रिलीज करते हैं एंड उसके साइटेशंस भी बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं. बट थिंक अबाउट अ नॉवल लाइक लेट अस से एटॉमिक हैबिट्स. वो क्या है? दैट इज एक्चुअली अ वर्क फॉर द जनरल मास, जो कि हम सब पढ़ सकते हैं. क्या उसके लिए हमें कोई एक एकेडमिक लेवल चाहिए? नहीं. क्या एक इंटेलिजेंस लेवल चाहिए? नहीं. बिकॉज इट इज अ सेल्फ हेल्प बुक जो कि सबके लिए लिखी गई है. लेकिन अगर मैं किसी पीएचडी थीसिस के बारे में बात करूं जो कि स्पेसिफिकली बायोलॉजी के सब्जेक्ट पे है, तो क्या हम सब उसको समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे. वी नीड सब्जेक्ट एक्सपर्टीज. सो अम्बर्टो इको इज एक्चुअली बोथ. जनरली ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं. अ स्कॉलर पब्लिशेस एकेडमिक वर्क, जो कि बहुत सब्जेक्ट एक्सपर्टीज वाले लोग ही पढ़ सकते हैं. द अदर वन इज फिक्शन या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स या फिर प्रोज राइटिंग, जो कि सारी जनरल पब्लिक पढ़ सकती है. तो जनरली दोनों राइटर्स अलग अलग होते हैं. बट अम्बर्टो इको इज बोथ. Umberto Eco is both. He is a scholar as well as a writer. So Umberto Eco, we are told, he is a famous writer and thinker. Thinker वही क्योंकि scholar है, right? He is a scholar, academic person है. Calm, confident, intellectual personality. तो अब मैं if you talk about his personality throughout the interview कि कैसा उसने interview दिया, क्योंकि वो पूरा interview published है. उस इंटरव्यू में there are only three major questions that are put up, right? But he answers them with a lot of calmness and confidence, right? Different attitude towards interviews serves contrast to other writers. So he is having a different attitude towards interviews. अभी तक जो हमने 4 राइटर्स के बारे में पढ़ा, they were not able to accept interviews as a part of their lives. They criticized interviews. लेकिन अम्बर्टो इको में हमें देखने को मिलेगा that he is able to accept interviews and give out a balanced opinion of interviews in practice, right? तो हमें पता चल गया कि एक वो फेमस राइटर भी है, स्कॉलर भी है एंड उसका इंटरव्यू दे रखा है एंड थ्रू हिज इंटरव्यू वी कैन से दैट ही इज अ वेरी काम एंड कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी. अब पहला क्वेश्चन, दी अल्ट्रा प्रो टिप नंबर 3, जो पहला क्वेश्चन पूछता है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर फ्रॉम अम्बर्टो इको इज दिस कि हाउ डिड इको एक्सप्लेन हिज प्रोडक्टिविटी डिस्पाइट मेनी कमिटमेंट्स. तो मैंने क्या बताया कि अम्बर्टो इको वाज अ स्कॉलर एज वेल एज अ राइटर. तो वो स्कॉलर भी है, यानी कि वो एकेडमिक राइटिंग प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस ही इज अ राइटर, यानी कि वो कहीं ना कहीं फिक्शन भी प्रोड्यूस कर रहा है फॉर अ ग्रेटर नंबर ऑफ ऑडियंस, राइट? तो ये दोनों काम वो कैसे कर लेता है? क्योंकि राइटर के लिए यू नीड इंस्पिरेशन एंड स्कॉलर वर्क के लिए यू नीड रिसर्च, दोनों को टाइम लगता है. तो वो दोनों ड्यूटीज कर रहा है एंड दैट टू वेरी सक्सेसफुली. so this is what the first question is कि कैसे he is able to have his productivity despite all the commitments that he has. So he answers a few things. अब उसी के आंसर पे क्वेश्चन बनता है कि what are interstices.
ये क्वेश्चन बन जाता है 2 मार्कर। व्हाट आर इंटरस्टिसेस? अब लेकिन सीबीएसई थोड़ा सा ट्विस्ट करती है क्वेश्चन को एंड वो सीधा यही वाला क्वेश्चन पूछती है दैट हाउ इज ही एबल टू बी प्रोडक्टिव, हाउ इज ही एबल टू प्रोडक्टिवली मैनेज हिज टाइम। तो आपको यही कॉन्सेप्ट बताना है। इसके दो पार्ट है। वन इज इंटरस्टिसेस, ही सेज कि आई कीप माई थिंग्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन। तो जैसे कि मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता हूँ, माई रूटीन इज वेरी डिसिप्लिन। believes in structured thinking, कि कंपार्टमेंटलाइज थिंकिंग इन द सेंस कि अगर मैंने एक टास्क लिया है एट हैंड तो मैं उसी पे फोकस करूंगा। आई डू नॉट डू मल्टीटास्किंग एज सच। मैं एक अगर चीज सोच रहा हूँ तो उसी पे फोकस करूंगा। uses empty spaces for creativity, interstices, manages time efficiently. So he says कि the first factor कि I'm able to be productive is कि I manage my time efficiently. तो मेरा एक टाइम टेबल सेट होता है, I follow it और उसकी वजह से मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर पाता हूँ वर्क्स, राइट। एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस हिज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरस्टिसेस। So let me explain this concept of interstices. In the book, it is already given that the interstice होता क्या है according to Umberto Eco. So he says कि जैसे कि हमारे पास कुछ free time रहता है mentally when we are doing some physical task. Let us say you are in an elevator. तो आप elevator में हो, you are going from the first to let us say the 32nd floor or 33rd floor. तो उस पूरे प्रोसेस में 5-10 मिनट लगेंगे, राइट। एंड अगर कोई साथ में है आपके तब तो और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। सो ही यूजेस दिस पर्टिकुलर टाइम टू थिंक अबाउट हिज वर्क कि वो क्या करने जा रहा है आगे, या फिर ही विल थिंक अबाउट द टास्क दैट ही हैज डन बिफोर कि वो पूरा कैसा हुआ। सो ही इज ऑलवेज मेंटली ऑक्यूपाइड, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू इफेक्टिवली मैनेज हिज फिजिकल एक्टिविटी विद हिज मेंटल एक्टिविटी, और उसी को वो बोल रहा है इंटरस्टिस, राइट। So he uses those empty spaces in between for thinking. अब ये मैं एग्जाम्पल और इफ आई इलाबोरेट तो ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग ऑन अ डेस्टिनेशन वेडिंग, राइट। तो आप डेस्टिनेशन वेडिंग पे जा रहे हो, अब वो रास्ता पूरा जो 2 और 3 आवर्स का है, व्हाट यू कैन डू, आप अपना कुछ काम कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, अपना रूटीन बना सकते हो या थ्योराइज कर सकते हो कोई भी चीज। तो दिस इज व्हाट ही सेज कि वो उन एम्प्टी स्पेसेस को हमें यूज करना चाहिए। The second thing that he says is that he writes essays, novels and research together. अब ये कैसे करते हैं भाई कि रिसर्च एंड नॉवेल्स और एसेज साथ में हो गए, क्योंकि नॉवेल्स तो दे आर whereas research is नॉन फिक्शन एंड एसेज भी नॉन फिक्शन। तो ये कैसे हो गया कि वो साथ में लिख लेते हैं? ऐसा तो है नहीं कि मल्टीटास्किंग हो रही है, नहीं। ही सेज कि मेरा जो टॉपिक रहता है वो सेम रहता है, तो जिस चीज पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसी को मैं नॉवल में कहीं ना कहीं यूज करता हूँ, उसी को मैं एसेज में कहीं ना कहीं यूज करता हूँ। सो द टॉपिक रिमेन्स द सेम, द टॉपिक रिमेन्स द सेम बट इन अ डिफरेंट जॉनरा। समझ में आया? So he is using his time smartly. He is using his mental prowess, his mental powers very smartly. कि वो एक ही टॉपिक पे ऐसे भी लिख सकता है, एक ही टॉपिक पे नॉवल भी लिख सकता है, एंड देन एक ही टॉपिक पे ऑफ कोर्स स्कॉलरली एंड रिसर्च पेपर भी लिख सकता है। Shifts between serious and creative work. This is what I was explaining कि एक ही टॉपिक पे he can shift from serious to creative work. Avoids monotony through variety. और इससे एक और चीज होती है एडिशनल, एंड व्हाट इज दैट कि मोनोटनी नहीं रहती, वो रिपीटेडनेस नहीं रहती कि अगर कोई बंदा रिसर्च कर रहा है तो वो रिसर्च ही करे चले जा रहा है थ्रू आउट लाइफ 3-4 years, so that also is very boring. तो वो मोनोटनी भी नहीं रहती and uses time efficiently, ये तो था ही। So what are the two things that make him productive? First is his concept of interstice and the other one is this, that he can write scholarly papers as well as popular fiction on the same topic. So he uses the same topic for his research as well as his fictional writing. Chalo, let us move forward. Then we have the ultra pro tip number 4, that whether Umberto Eco considers himself a scholar or a novelist. मैंने बताया कि दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, but he is doing both. And now Christopher Sylvester asks him the second question. मैंने बोला था कि ये जो पूरा पार्ट 2 है सिर्फ एक्चुअली 2 क्वेश्चंस में निपट जाता है, 3 क्वेश्चंस में,
This is the second question. What is the second question? Christopher Sylvester asks whether Umberto Eco considers himself a novelist or a scholar. Considers himself a scholar first. So he says that I consider myself a scholar first and then a writer. Primary work involves academic research, teaching, and serious intellectual study. So he says that my primary work includes all of this, not the novels. He began writing novels much later, regarded fiction as an extension of his scholarly thinking rather than his main occupation. जैसा कि मैंने बताया कि whenever he was doing research on some topic, उसी पे यूज करते हुए या फिर उसी पे based he used to write novels, he used to write fiction. So he says कि my primary work. So why does he consider himself a scholar? दो तीन reasons है. That first, his primary work is actually academic research. Then secondly, he began writing novels much later. कि time reference अगर हम ले तो वो पहले उसने academic research ही करना start किया था and then he moved to writing. So of course he is a scholar first. And then finally he says that my novel work or my fictional work is actually an extension to my main work, that is research, right? अब for example, you are going to school. Ab going to school is your main thing, but there you meet your friends and play during the games period. That is the secondary thing, right? That is an extension of your school life. लेकिन मेजर स्कूल लाइफ क्या है? वो तो इट इज अबाउट एजुकेशन, इजंट इट? वो तो आपका पीयर कोलैबोरेशन हो जाता है साइड बाय साइड, दैट इज एन एक्सटेंशन. तो दिस इज व्हाट ही सेज कि मेरा जो मेन काम है वो तो रिसर्च है, but हाँ, side by side I'm able to do novel writing and fictional work writing, that is secondary. Okay, so these are the three reasons due to which he considers himself a scholar first. Then final pro tip, the fifth one, the reason for popularity of his particular novel, The Name of the Rose. So the third question that Christopher Sylvester asks him, third question जो कि सबसे important भी है, जो कि बहुत बार आया है पेपर में, बच्चों को नहीं समझ में आता कि ये इसमें हम आंसर क्या लिखें. So Christopher Sylvester asks him कि what was the reason that this particular book became really famous, right? It was a piece of fiction, The Name of the Rose, that Umberto Eco had published, and it became hugely famous. बहुत ज़्यादा, जितना उन्होंने सोचा था उसके 10-20 times ज़्यादा उसकी copies बिकती है, right? So what is the answer according to Umberto Eco? He says that it was a combination of intellectual depth and narrative interest. कि उसमें दोनों चीजें थी, वो दोनों टाइप के ऑडियंस को मर्ज कर रही थी. एंड व्हाट वर द टू ऑडियंसेस? कि एक तो होती है जो कि इंटेलेक्चुअल डेप्थ के लिए देखती है राइटिंग्स को या फिर पढ़ती है राइटिंग्स को. द अदर वन फॉर सम फिक्शनल वर्क. सो ही सेड कि वो उसमें दोनों ही था, उसमें कुछ एलिमेंट्स फिक्शन के थे, कुछ एलिमेंट्स उसमें इंटेलेक्चुअल स्टडी के थे. दैट इज व्हाई द ऑडियंस बिकेम ब्रॉडर, कि ज्यादा नंबर ऑफ पीपल को वो इंट्रीग करने लगी, इंटरेस्ट करने लगी. It allowed multiple interpretation, encouraged active participation from the reader. तो ये चीज भी एक अट्रैक्टिव थी कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस थे उसके. जिस चीज के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन होते हैं इट मीन्स कि उसका ब्रॉडर ऑडियंस रीच हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल टेक फ्लावर्स, राइट? अब फ्लावर्स जो होते हैं वो काफी सारे होते हैं. हमारे ऑर्किड्स होते हैं, लिलीज, ट्यूलिप्स, रोजेस, बट सबसे ज्यादा फ्लावर कौन सा यूज होता है ड्यूरिंग वैलेंटाइंस डे? इट इज रोज. नाउ व्हाई हैव यू एवर थॉट कि ऐसा क्यों? क्योंकि रोज के मल्टीपल मीनिंग होते हैं. रोज हमने सभी के साथ सिंबॉलिक कर रखा है. अगर हम लोग फ्रेंडशिप के लिए देना चाहते हैं वी गिव पिंक रोज, लव के लिए देना चाहते हैं वी गिव रेड रोज, देन वी हैव येलो रोजेस, व्हाइट रोजेस. सबका एक अलग अलग सिग्निफिकेंस है, यानी कि हमारा क्या है, वो ब्रॉडर ऑडियंस है. तो रादर देन अगर मेरे को पीस किसी को साथ आई वांट टू सिग्निफाई पीस, कि मेरा रिलेशन किसी के साथ अच्छा नहीं था बट आई वांट टू अमेंड इट, आई वांट टू चेंज इट, तो मैं उसको व्हाइट रोज गिफ्ट कर दूँ. व्हाट इज दैट? दैट इज अ सिंबल ऑफ पीस. लेकिन उसी चीज के लिए लिलीज भी जाने जाते हैं, बट लिलीज कोई लेगा ही नहीं क्योंकि पता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि रोज हैज बिकम ह्यूजली इंपॉर्टेंट. तो सिंबॉलिक कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस है रोज के, तभी पीपल प्रेफर रोज. सक्सेसफुली ब्लेंडेड स्कॉलरली आइडियाज विद एंगेजिंग स्टोरी. जैसा कि आई वाज सेइंग
कि उसने इस वर्क में भी, अपने फिक्शनल वर्क में भी अपने रिसर्च के एनालिसिस को मिक्स किया, ब्लेंड किया, एंड दैट इज व्हाई इट वाज एबल टू रीच में a lot of audience. Okay, so this made the book accessible to both serious and general audiences. मैंने यही चीज बताई थी स्टार्टिंग में, that the novel is accessible or you can say liked by the general audience, जिसमें कि सब्जेक्ट एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती. बट वॉट ही डिड वेरी स्मार्टली वॉज कि उसने इस नॉवल में कुछ इंटेलेक्चुअल आइडियाज भी डाल दिए अपने रिसर्च पेपर के. सो नॉट जस्ट द जनरल ऑडियंस, इट बिकेम एन इंटरेस्ट फॉर द सीरियस रीडर्स ऑल्सो, राइट. तो दोनों ऑडियंस को उसने इस बुक में कंबाइन कर दिया, एंड दैट इज वाई द बुक बिकेम रियली पॉपुलर. तो बस इतना ही था चैप्टर में, खत्म. Very small chapter and a very interesting one. I hope that you have understood it all. So this brings us to the end of the video. I hope you liked it. Give it a thumbs up, share it with your friends, subscribe to my channel Fit the Lit, and stay lit always.